नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य मंच में। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी फिल्म अभिनेता श्री शशि रंजन जी। सर, स्वागत है आपका सर। स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आपसे सवालों का जो सिलसिला है, उस सिलसिलों में आपसे सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा सर। जैसा कि हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो हमारा हिंदी साहित्य मंच है, ये जितने भी इवेंट क्रिएट करता है, उन सभी का जो टारगेट होता है, वो टारगेट केवल इतना होता है कि लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिल सके, कुछ नया सीखने को मिले। आप आज आए हैं सर, तो आज आज का भी यह टारगेट है कि हमारे जो दर्शक हैं, कुछ ना कुछ नया कुछ सीख के जाएं। तो सबसे पहले हम सब अरे वाह! आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, मतलब थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सर। मैं बेसिकली बिहार से हूँ। तो बिहार में अच्छा। एक ग्रुप है जमघट करके। तो अच्छा। उसमें उनका एक नाटक हुआ था, आई थिंक 2002 के आसपास। तो मैंने वो नाटक देखा, मुझे बड़ा मतलब मैं अपने घर में तो कुछ ऐसे करते ही रहता था, मिमिक्री या आवाज़ें निकालना, लड़कियों की, बूढ़े की, पापा को तंग करना, सिस्टर्स को, ऐसे कुछ-कुछ। सो ये सब था। जब मैंने वो नाटक देखा तो मुझे लगता था कि जो फ़िल्मों में जाते हैं वो तो स्टार्स के बेटे जाते होंगे, या तो फिर ये जो पैसे वाले होंगे वही जाते होंगे। मुझे ये थिएटर का पता नहीं था। तो जब मैंने थिएटर देखा तो मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं जो करता हूँ मुझे यही करना है, ऐसा करके। तो मैंने ग्रुप जो प्ले हुआ था, तो मैं स्टेज की आ रही है ना आवाज़? हाँ हाँ, क्लियर। हाँ। तो मुझे लगा कि ये मैं उनसे जाके मिला, बात किया और मैंने कहा कि मुझे आपके साथ जॉइन करना है। उन्होंने कहा ठीक है। सो कहाँ रहते हो? मैंने कहा इस मोहल्ले में। बोले वहाँ पे हमारा एक ग्रुप है और तुम कल 3 बजे आ जाओ। और मैं वहाँ पे गया तो कुछ और भी लोग थे वहाँ पे, जो नए-नए लड़के आए थे। सो मैंने फर्स्ट हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक, हम लोग को बताया गया कि नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, तैयार करना है। उसमें बाल मजदूरी पे वो नाटक था और अम, 4-5 दोस्त बने थे हीरो के, उसमें से मैं भी एक दोस्त था और कॉमेडी मेरा कैरेक्टर था अच्छा पूरा। तो वो करीब अच्छा। 2-3 अच्छा महीने वो रिहर्सल चली एंड उसके हमने बहुत सारे शो किए, नुक्कड़ में जितने भी वो थे। तो उसमें काफ़ी एप्रिसिएशन मिला। एंड वो जब अच्छा। नाटक के बाद दूसरा नाटक तैयार किया गया, तो दूसरे नाटक में मुझे मेन लीड मिल गया। सो उसके बाद अच्छा। हमने वो नाटक किया, फिर यूथ फेस्टिवल में गए कॉलेज की तरफ से, उसमें कुछ अवार्ड मिले। तो जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो या तो तुम बॉम्बे जाओ या दिल्ली जाओ। तो दिल्ली में एक प्रकाश भैया हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जॉब करते हैं, रंग प्रसंग, और एक मैथिली लोक रंग करके ग्रुप भी चलाते हैं। सो उनको मैंने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा नाटक में दिल्ली आ गया। एंड फिर दिल्ली मैंने थिएटर वर्क किया 7-8 साल, जो भी अच्छे अच्छे जो भी अच्छा। टीचर्स हैं वहाँ पे उनके साथ, ऐसा ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। सर, पढ़ाई आपकी इस दौरान कंप्लीट होती रही? नहीं, मेरी मेरी 12th हो चुकी थी, मेरा ग्रेजुएशन नहीं अच्छा। हुआ था। तो 12th के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली जाके जो भी है ओपन से कर लूँगा ग्रेजुएशन, बट थिएटर मुझे करना है वहाँ पे, थिएटर के साथ साथ जो भी पढ़ाई करनी है, बट वहीं पे करना है कुछ। मतलब पहली बार जब मैं दिल्ली आया था घर तो मैं, हाँ हाँ, मतलब घर में आप जो परिवार के जो सदस्यों के सामने जो आप मनोरंजन मनोरंजन करते रहे, उसी में आपको अपना आपका लक्ष्य लक्ष्य मिल गया कि आपको यही करना है। घर में जो करते थे तो मुझे लगता था कि ये तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये चीज़ जो है मेरा प्रोफेशन बन सकता है, ये मुझे कभी आइडिया नहीं था बिल्कुल। कि मैं अपने घर में लैंडलाइन पे फ़ोन करके बाहर पीसीओ से और पापा को बोलना बूढ़े की आवाज़ में कि मैं आपके ऑफिस से बोल रहा हूँ और मेरा कागज़ नहीं बना अभी तक, ये वो कुछ बोलना। फिर सिस्टर्स को फ़ोन करके कि अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड बोल रही हूँ, वो नोट्स नहीं मिला। तो ये सब बेवकूफ़ बनाता रहता था उनको। मुझे मालूम था कि ये मेरा प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि फ़िल्मों में जो देखा था हमने, जितने भी थे, शाहरुख खान, अजय देवगन, जो भी स्टार्स थे, जो छोटे कैरेक्टर्स करते थे, मुझे मालूम था कि ये थिएटर से आए हैं। जब मैंने नाटक देखा मैंने कहा अच्छा ये एक माध्यम है जिसके ज़रिए ये लोग थिएटर के थ्रू जाते हैं। और उस टाइम पे मुझे मालूम, जैसे अभी नवाज़ वगैरह हैं, उस टाइम पे पता नहीं चलता कि नवाज़ कैसे आए हैं, नवाज़ हैं यानी इरफान खान हैं, या जो भी थिएटर से आए हैं, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर, ये वाली चीज़ पता नहीं थी। तो थिएटर ने वो चीज़ बताया, तो वो कंटिन्यू। आपका बचपन से यही सपना था मतलब आपका?
नहीं, बचपन में मैं सीए बनना चाहता था। अच्छा। मतलब मेरा ये ट्रैक 10th में ये ट्रैक चेंज कैसे हो गया? मतलब वो आपको जो थिएटर का जो मौका मिला उस दौरान आपका ये ट्रैक चेंज हो गया। मेरा पढ़ाई में कुछ खास मन लगता नहीं था। मतलब बहुत अच्छा। सो था मैं पढ़ाई में। हाँ, सो जब मैंने अच्छा, इसको इस लिंक को कहाँ से शेयर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे फेसबुक पे? सर हिंदी साहित्य मंच में लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा, उसको आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज है हिंदी साहित्य मंच। हाँ। हिंदी साहित्य मंच, ओके, एक सेकंड मैं इसको शेयर कर देता हूँ। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हिंदी साहित्य मंच, ओके। हाँ, तो मेरा पढ़ाई में बहुत सो था मैं। और मेरा 10th में और 12th में जब अकाउंट्स लिया तो अकाउंट्स मेरा अच्छा था। सो उसके बाद जब मैंने थिएटर जब पहली बार देखा, आ, घर पे तो कर देते थे तो मेरा था ये सब ऐसे ही मस्ती के लिए ठीक है। थिएटर जो देखा मैंने तो मैंने कहा इसको प्रोफेशन अब बना सकते हैं ऐसा वाला। पापा को भी मैंने जब बोला तो पापा ने बोला कि अच्छा, मतलब छोटे शहरों में तो इतना मानते नहीं ना कि एक्टिंग करेगा या हाँ, वो एक्टिंग तो थिएटर सर करेगा। होगा जी। अगर अगर इसको सही तरीके से बोला जाए तो बोलते हैं भांडगिरी कर रहा है। तो वैसा वाला एक ठप्पा पड़ा हुआ है। सो जब मैंने बोला पापा को, भी पापा ने बोला कि अगर तुझे करना है तो पापा की तरफ से ऐसा था कि मेंटली सपोर्ट था हमारे घर में। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं क्यों करेगा, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे या सरकारी नौकरी की तैयारी कर, ऐसा कुछ नहीं था। पापा ने बोला कि ठीक है, मैं दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, क्योंकि मैं अपने घर से कभी भी बाहर कभी गया नहीं। अच्छा। दिल्ली जाना है ऐसा हुआ तो अच्छा, उस टाइम पे आपकी वो अगर एज जाना है तो उस जाना टाइम है, पे जिद एज तो क्या है होगी? नहीं। एंड दिल्ली में फिर आके मैंने स्टार्ट किया, पहले कुछ ग्रुप ऐसे थे। मेरी एज उस टाइम पे 17। अच्छा। उस टाइम पे आपको दिल्ली जाने के लिए आपने बोला था पापा से? क्या आवाज आपकी क्लियर है? आवाज कट रही है। आवाज आ रही है आपको? कुछ रुक रहा है। क्लियर है आवाज? आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही ठीक है, है। आ हाँ रही है। बताइए। चलिए। हाँ सर। हेलो। जी सर। हाँ, क्लियर है आवाज, वॉइस क्लियर है? हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ। आपने ये जब आपने बताया कि ये आपने दिल्ली जाने के लिए आपने थोड़ी पापा सी से कट बोला। कट के आ रही है। एक मिनट। म्यूट क्यों? म्यूट आइएगा, म्यूट है आपका। अब क्लियर है आवाज? हाँ, अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ तो सर, जैसा आप बता रहे थे कि आप जब पापा से बोले कि दिल्ली जाने के लिए, उस टाइम पे आपकी एज 17 साल थी। तो ये 17 साल नॉर्मल सर, ये ऐसी एज होती है कि माता पिता की नजरों में बच्चा बहुत छोटा होता है। तो इस उम्र में दिल्ली जाने के लिए आपने बोला, तो ये कैसे संभव था पापा के लिए और आपके लिए? इसीलिए था कि
पापा को मतलब हम एज तो बहुत ही किया था। जब मैंने हाँ। थिएटर किया और जब वहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया मैंने, तो उसके काफ़ी शो किए, पापा ने भी देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, तो पापा को लगा कि इसका इंटरेस्ट इसमें बन रहा है, ही करना है। तो फिर उसको कुछ उन्होंने कुछ फोर्स नहीं किया। मतलब मोस्टली हमारे यहाँ क्या है ना, हमारा समाज ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि आपको क्रिकेटर ही बनना है, डांसर ही बनना है, सिंगर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, जो भी है। हमारी फैमिली में ऐसा था नहीं। पढ़ाई करना है, अच्छा क्या करना है, ये नहीं बनना है, ये बनना है। सो उनकी तरफ से ये था, बस उनकी चिंता यही थी कि इतनी दूर कभी गया नहीं है ये अकेले, तो वो कैसे जाएगा। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, मुझे वही करना है। सो उन्होंने फिर अलाउ कर दिया। हेलो। हाँ हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन मैं दिख नहीं रहा हूँ इसमें। कैमरा ऑफ है क्या? नहीं मेरा कैमरा तो ऑन है। एक मिनट, अभी मैं ऑन करता हूँ। ऑन है मेरा कैमरा। वापस से कनेक्ट करूँ क्या उस लिंक से? नहीं नहीं, एक मिनट। नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। सर आप तब तक इसको वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा क्या? वापस से आ जाइए, कनेक्ट कर लीजिए। तब तक मैं आपकी एक क्लिप दिखा देता हूँ दर्शकों को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है।
हम आपको शशि रंजन सर की आपको कुछ क्लिप दिखा देते हैं जो एक्टिंग के दौरान उन्होंने कैसे एक्टिंग की। कुछ ही मिनट की है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो नेटवर्क के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। अब ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आपकी थोड़ी वो क्लिप दिखा देता हूँ जो आपने सेंड की थी। अरे ये कौन सी मूवी का है सर? ये है लूटिस मूवी, अभी आई थी कुणाल खेमू की। अच्छा, लूटकेस। हाँ, लूटकेस तो मैंने हाँ देखी है। हाँ उसी का है। ये सीन याद नहीं है। इसमें आप कौन से किरदार में थे सर? मैं अब्दुल करके एक कैरेक्टर है जो इनके साथ होता है, गजराज जी के साथ। अच्छा। गजराज जी के दो बंदे होते हैं जो लूट के खो के आ जाते हैं, वो कैरेक्टर है। अच्छा। अभी तक आपने कितनी वेब सीरीज और मूवी में आपने काम किया है सर? मैंने वेब सीरीज मूवी ज्यादा तो नहीं किया, मैंने तुम्हारी सुलू में किया है। तुम्हारी सुलू एक फिल्म आई थी, लूट केस अभी आई थी। सर, एक फिल्म पाताल आई थी लोक अरशद सबसे फेवरेट थी। हाँ, पाताल लोक सबसे ज्यादा हिट हो गया। पाताल लोक में था मैं। द लीजेंड ऑफ उसमें माइकल भी मिश्रा एक आप फिल्म आई थी, उसमें उसमें था। भी आप थे। हाँ, अच्छा। मैंने एड्स काफी किए हैं, टीवी एड जो होते हैं वो काफी किए हैं मैंने, कम से कम 100 150 ऐड किए हैं। क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया फेसबुक बहुत में किया देखता मैंने। रहता हूँ सर काफी। फेसबुक में भी हाँ, देखता रहता हूँ सर। आपका एक ऐड आया था वो जो रक्षाबंधन वाला था, वो काफी मोटिवेशनल रक्षाबंधन था। वाला। काफी। हाँ। हाँ। काफी मोटिवेशनल था सर वो। वो काफी अच्छा था, काफी इमोशनल था वो भाई बहन के रिलेशन के ऊपर। जी जी। क्राइम पेट्रोल में कितने एपिसोड किए होंगे आपने? 100 से ऊपर किए होंगे मैंने, क्राइम अरे पेट्रोल बाप रे। सावधान इंडिया। ये तो हुआ। हाँ। और सर एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आपका फेवर लेना, आपका आपके बारे में हाँ। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप समझना चाहूंगा कि जैसे अभी जो हालात हुए बॉलीवुड को लेके, ड्रग्स मामला, सुशांत सिंह राजपूत मामला, इसमें आपका क्या मानना है सर? मतलब क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ड्रग्स है या कोई भी चीज़ है, जो बुरी चीज़ें हैं या अच्छी चीज़ें हैं, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हर हाँ। जगह है। क्योंकि ये लाइमलाइट में है, मीडिया है, तो इसलिए ये सामने दिख जाता है। नहीं तो आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो, अगर बॉम्बे में देखें या दिल्ली में, तो 17 18 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ड्रग्स लेते रहते हैं। और कॉलेज लाइन हो या मतलब हर जगह पे है। लेकिन यहाँ पे ये है कि स्टार्स हैं, लाइमलाइट है, एक्टर हैं, कहीं दिख गया, अच्छा शाहरुख खान सिगरेट पी रहा था, इसकी फोटो छाप दो, सब लोग देखेंगे। अभी रोड पे चलता हुआ एक बंदा अगर ड्रग्स ले लेगा, उसकी खबर छपेगी तो कोई नहीं देखेगा। लेकिन शाहरुख खान की बेटी अगर वो ड्रग्स ले रही है तो वो न्यूज में छप जाएगा, ट्विटर पे ट्रेंड हो जाएगा। सो अच्छाई और बुराई हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड बहुत गंदा है, अच्छे लोग यहाँ भी हैं, बिल्कुल। बुरे लोग यहाँ भी हैं, और भी जगह पे हैं। लेकिन चूंकि ये है कि मीडिया चूंकि आज के टाइम पे मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही ये हो गया है कि क्या दिखाएं जिससे टीआरपी आए। तो अब टीआरपी के मामले में बिल्कुल। ये हो गया है कि वो बच्चा गड्ढे में गिर गया और 3 दिन तक वही न्यूज चलेगी। भले ही कहीं पे कोई पुल टूट गया,
तो किसने बनवाया था, कितने लोग मर गए, वो नहीं है। या कहीं पे कुछ और बाढ़ आ गई, या बिहार में बाढ़ आ गई, मतलब मैं अगर बिहार से हूँ तो बिहार में बाढ़ आती है, कितने लोग मरते हैं, कितने नहीं चैनल दिखाते, बहुत कम दिखाते हैं, उससे नहीं होता है ना। अब रिया चक्रवर्ती ने क्या कालो जादू किया कि सुशांत सिंह ने वो कर लिया, सुसाइड कर लिया, ये न्यूज 4 दिन तक चलेगी या 5 दिन तक या 3 महीने तक चलेगी। तो अभी तक उनको चल रही टीआर है। अभी तक चल रही है। तो वो टीआरपी का जो मामला है ना, वो टीआरपी ने सारा गेम खराब कर दिया है। ये अच्छी चीजें लोग देखना नहीं चाहते हैं। आप देखो ना कि टीवी शो में अभी रामायण आया, महाभारत आया, तो कितने लोग देखते हैं। लेकिन सास बहू का शो, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्या है वो? क्राइम ही तो है ना हमारे समाज में। चलो ही अच्छी चीज दिखा रहे हैं, बिल्कुल लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो टीवी वालों को पता है कि क्या देखना है, इन लोगों को ऑडियंस को क्या देखना है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर जैसे इस पे आता है, क्या बोलते हैं, बालाजी है, बालाजी के टीवी शो आते हैं, एंड सास बहू के सीरियल्स आते हैं, या जो भी है, वो कितना देखते हैं। और उन्हीं का गंदी बात एक शो है, वो उन्होंने उसको कितना लोगों ने देखा है। बिल्कुल उनकी गंदी बिल्कुल। बात वो टीवी पे नहीं आता है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके व्यूज देखो आप कितने हैं, हाँ 5वां सीजन आ गया। तो सारे लोगों को, ये मार्केटिंग वाले जो है ना, इनके जो मार्केटिंग वाले हैं, उनको पता रहता है कि क्या बिकेगा। तो मीडिया भी वैसे ही है कि हमारा जो बॉलीवुड है उसको क्या खराब कहना है, बुरा कहना है। अब किसी स्टार्स ने अगर कुछ अच्छा किया, जैसे अगर लॉकडाउन की बात करें, तो जैसे हम लोग को मालूम ही नहीं था कि हम लोग का काम कैसे चलेगा। जो सेविंग्स है वो तो कब तक चलाएंगे, और ये लॉकडाउन कब तक रहेगा पता भी बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल सो सर। जो हम लोगों का एसोसिएशन है सिंटा करके, और ये न्यूज़ में कहीं भी नहीं है। मतलब अगर आप प्रिंट मीडिया नहीं, डिजिटल मीडिया में ये कहीं भी नहीं है कि किस किस ने पैसा दिया। अगर मुझे लगता है 20,000 या 40,000 कुछ एक्टर्स होंगे, आर्टिस्ट वाले, जिसका पास कार्ड होगा। जो हम लोग के पास कार्ड होता है ना, हम लोग को बनवाना, मतलब मैंने 10 साल पहले बनवाया था, कि वो कार्ड इसलिए होता है ताकि आपका कहीं पैसा फंस गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एसोसिएशन आपके लिए लड़ेगी। हम लोग का ये कार्ड होता है, ये कार्ड है। तो सिंटा की तरफ से कुछ पैसा ऐसा हुआ कि भेजा जाएगा। सो आई थिंक जितने भी एक्टर्स थे सबको 2-2 या 3-3 हजार भेजा गया। फिर सलमान खान की तरफ से अपने आप अकाउंट में पैसा है। सलमान खान ने सिंटा से सारे एक्टर्स की जो लिस्ट है और अकाउंट नंबर सारे लिए, और उन्होंने सबके अकाउंट में खुद से भेजा। मतलब हमारे पास खुद से मैसेज आया कि सलमान खान बीइंग ह्यूमन द्वारा पैसा भेजा गया, एंड फिर अक्षय कुमार के द्वारा भेजा गया। ऐसे कर करके कम से कम 10-12 हजार रुपये कुछ आए। लेकिन ये अच्छा एक काम है, तो ये कोई मीडिया क्यों दिखाएगा? इससे उनको टीआरपी नहीं मिलेगी ना। मतलब ऐसे मुश्किल समय में जहाँ पे काम रुक गया है एक्टरों का, टेक्नीशियंस लोगों के, जो स्पॉट बॉय हैं, हम लोग तो फिर भी ठीक है, जो हम लोग एक अच्छा पर डे मिल जाता है। लेकिन जो टेक्नीशियंस होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं, लाइट वाले होते हैं, वो 200-300 पर डे पे काम करते हैं। अब उनका काम रुक गया था, वो कैसे खाएंगे, कैसे गुजारा होगा उनका, फैमिलीज है। तो उन सबको पैसा भेजा है, जो कुछ कुछ स्टार्स हैं। लेकिन वही है कि अगर उन्होंने कुछ एक गलत काम कर दिया तो वो बार बार न्यूज में दिखाएंगे कि सलमान खान ने चांटा मारा अपने को एक्टर को, और वो बिल्कुल मतलब आपका करके। आपका मान आपका मानना है कि केवल ये सब टीआरपी केवल टीआरपी के लिए दिखाया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं है, बाकी इतना बड़ा इशू है है, नहीं, इतना नहीं बड़ा नहीं, ये बना नहीं के नहीं, दिखाया जाता है। हाँ इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप देखो ना कि उसको आप बना दिया जाता है किस इतना। बना दिया जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सिंपल सी बात है ना, कि यहाँ पे मिठी बाई कॉलेज है, मिठी बाई कॉलेज के पीछे अगर लड़के लोग मान ले कि गांजा पीते हैं या ड्रग्स, उसमें से कोई लड़का पकड़ा गया, उसको क्या करेंगे पुलिस वाले? 1,000-2,000 लेके छोड़ देंगे, 5,000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, छोड़ देंगे, कुछ फाइन मारेंगे। यही अगर किसी स्टार का बेटा पकड़ा गया, कोई नॉन टीवी एक्टर है, उनको पता है कि यहाँ से पैसा भी आएगा और मीडिया में जाएगा, तो मीडिया वाले, क्योंकि मीडिया वाले सब मिले हुए हैं, तो वो उनको अलग पैसा देंगे। अच्छा ऐसा कोई न्यूज़ है, मैं जल्दी आता हूँ। और आप देखो ना कि कोई भी ऐसा कांड होता है तो थाने के बाहर क्यों इतना मीडिया पहुंच जाती है, कैसे पता चला उनको? मीडिया को कैसे पता चला, किसने बताया? अब वो मीडिया दिन भर दिखाएगी कि ये देखिए चंकी पांडे की बेटी गांजा पीते हुए पकड़ी गई, या उसने उसको थप्पड़ मार दिया। और वो बार 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 वही होता है ना कि बार बार अगर आप झूठ बोलो तो सच भी जो है वो झूठ हो जाता है, या झूठ भी सच हो जाता है एक्चुअली। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है, यहाँ पे भी लोग गलत हैं, बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, लेकिन ऐसा जब दिखाते हैं तो वो बड़ा करके दिखाते हैं। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो ओटीटी हम्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर जितनी भी वेब सीरीज वगैरह आती हैं,
इनमें जो अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, गाली वगैरह भी यूज होती हैं, तो ये तो मैं भी समझता हूँ कि दर्शकों की ये मांग है, क्योंकि ये ऐसी सीरीज देखना दर्शकों को पसंद है। तो क्या आपको ये सही लगता है कि आप मतलब? वो डिजिटल प्लेटफॉर्म इसीलिए यूज किया गया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यही है कि हम कौन से एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं ये, ठीक है। जो गाली गलौज है, जैसे आप अगर आप बात करें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जिन्होंने महाभारत लिखा था उनका नाम है राही मासूम रजा, बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है। उनकी और भी कहानियां आप पढ़िए तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे किरदार गाली बकते हैं तो गाली बकते हैं। अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी ऐसे जगह का या ऐसे समाज का वर्णन करूंगा जो गालियों में बात करता है, तो उनको सभ्य भाषा नहीं दिखा सकते ना, कि जो महाभारत के जो कैरेक्टर्स थे, भ्राताश्री मैं आपसे क्रोधित हूँ, आप क्षमा करें, इस तरीके से बात नहीं कर सकते। वो कैरेक्टर हैं तो हैं वैसा वाला। सो ये जो चीज है, क्यों यू सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट दिया जाता है फिल्मों को, इसलिए दिया जाता है कि ए सर्टिफिकेट जो है वो 18 साल से कम के बच्चे नहीं जा सकते देखने के लिए। सो ओटीटी पे भी ऐसा ही है, ओटीटी पे आप बच्चे नहीं देख सकते। सो बेसिकली ये माँ बाप को होना चाहिए कि आपके बच्चे के मोबाइल में, अगर मोबाइल यूज करता है तो मोबाइल में वो आपने ऐप दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर उसमें आप आपके बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स है और अमेजोन है या जी5 है, उस पर अगर ऐसे शोज आते हैं और वो गाली, तो वो तो देखेगा। सो आपको करना है, उन्होंने ओटीटी पे रखा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो टीवी पे नहीं आ रहा है कि कोई भी देख सकता है, घर में परिवार देख सकता है। तो वो चूज करने की बात है, आपको चूज करना है कि देखना है या नहीं देखना है। अच्छा, आपको मतलब वास्तविक या काल्पनिक कौन सी स्टोरी आपको ज्यादा पसंद है? वास्तविक वास्तविक जीवन ज्यादा पर पसंद लिखी है। हो जो कुछ, लेकिन वास्तविक ज्यादातर जीवन पे ऐसी जो काल्पनिक ही होती है। हाँ, लेकिन काल्पनिक में भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो वास्तविकता से ली जाती है। कुछ ज्यादा अगर इमेजिन कर लिया तो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता, मतलब अगर राइटर्स जो हैं, हमारे जो इंडस्ट्री राइटर हैं, कोई भी राइटर जब कहानी लिखता है तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज जो है उसके आसपास घटित होती है, जहां से वो उठाता है एक छोटा सा मुद्दा जैसे उठा लिया। अगर मैं एक बात करूं कि लूट केस की बात करूं या उसका जिक्र करूं, तो लूट केस का जो बेसिक जो प्लॉट था वो यही था कि कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2014 में या 13 में, एक ऑटो वाले को एक ब्रीफ केस मिला था, और उस ब्रीफ केस का वो जो सवारी था वो छोड़ के चला गया था। सो उसने जब थाने में वापस देने गया तो वो उस बंदे को वापस मिला, और उस जिसको मिला, जिसका वो लूट केस था, तो उसने फोटो खिंचवाया कंधे फादर का, फोटो पेपर में छपा था। सो जब वो फोटो खिंचवा रहा था उस टाइम उसको पता चला कि ये सूटकेस में 50 लाख रुपए हैं। सो जब वो फोटो खिंचवा रहा था तो उसकी शक्ल ऐसी थी कि वो ऐसे देख रहा उस बंदे को, कि मतलब वो फोटो देख के डायरेक्टर राइटर का ये था कि अगर ये पैसा इसके पास रह जाता या ये नहीं वापस करता तो ये क्या करता, ये कैसे खर्च करता। और 50 लाख एक ऐसा अमाउंट है कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास खर्च करेगा भी तो आसपास के लोग जान जाएंगे, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, जो भी हाँ, है, न्यूज अचानक से में मैं फ्रिज ले। हाँ, देखा। मेरे पास अगर टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, अचानक से टीवी आ जाए, फ्रिज आ जा रही हो, तो आसपास के भी लोग सोचेंगे कि अरे पैसा कहाँ से आ गया इतना सारा। उस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और उस पर उन्होंने पूरी फिर स्क्रिप्ट लिखी कि और भी क्या क्या हो सकता है, और भी। सो वास्तविक जीवन से कहीं ना कहीं तो मिलता ही है, काल्पनिक तो आप कहाँ कहीं तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल। हाँ, अभी आ रही है।
क्या हो गया था सर? नेटवर्क दिक्कत आ गई थी शायद कोई। हाँ, सर अब ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है सर बॉलीवुड में? मेरे फेवरेट एक्टर जो हैं वो गुजर गए, इरफान खान साहब। तो उनका कोई ऐसा कुछ खास वजह है उनको पसंद करने की कुछ, या कोई ऐसी कुछ उनका किरदार कुछ? मैंने पहले एक्चुअली मेरे जो मैंने बहुत पुरानी पुरानी फिल्में भी देखी है मैंने, तो पहले मुझे दिलीप कुमार साहब बहुत पसंद, वो भी अभी भी पसंद है, मतलब उनकी फिल्में जितनी भी हैं। मुझे बलराज साहनी बहुत पसंद आते थे। उनकी बहुत मैंने जो भी अच्छा। फिल्में हैं, काबुली वाला है या दो बीघा ज़मीन है, तो मुझे बहुत पसंद आते, बहुत सहज अभिनय करते थे वो। सो जब मुझे लगता है कि 12th के बाद जब मैंने फ़िल्में देखना शुरू किया, तो हम लोग उस टाइम पे ये फ़िल्में देखते थे, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, या और भी जिस जिस तरह की फ़िल्में बन रही थी। आर्ट सिनेमा भी बन रहा था, मुझे आर्ट सिनेमा का उतना पता नहीं था। ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह की फ़िल्में उतनी देखी नहीं थी मैंने। लेकिन जो मैंने पहली फ़िल्म देखी थी इरफ़ान साहब की, वो थी हासिल। सो हासिल जब देखी तो मुझे लगा कि अच्छा। बेसिकली वो कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर है। जी। जी जी। हाँ, सो हासिल जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर ये जी रहा है, ये कैरेक्टर कर रहा है या सच में ऐसा है, ऐसा वाला कैरेक्टर। और उसके बाद उनकी और भी फ़िल्में देखी तो मुझे लगा इनका जो अभिनय है इतना सहज है, इतना सरल है कि मुझे लगता है कि वो उस कैरेक्टर में पूरा घुस जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि यही वो बंदा है। मुझे और भी बहुत सारे एक्टर हैं, मनोज वाजपेयी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पंकज कपूर हैं, ओमपुरी साहब बहुत अच्छे एक्टर थे। बट इरफान खान साहब में कुछ तो मैंने उनके इंटरव्यू बहुत सारे देखे थे, सो मुझे बहुत पसंद थे इरफान खान साहब। पंकज कपूर भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। पंकज कपूर जब भी कोई कैरेक्टर करते हैं तो मुझे हमेशा ही वो अलग, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वही इंसान है जो पिछली फिल्म में था। बिल्कुल, आपने जो आपने बताया इरफान साहब के बारे में कि जो उनकी जो किरदार होते हैं, जो एक्टिंग होती है, वो बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। वो बिल्कुल किरदार में बिल्कुल घुस जाते हैं कि मतलब ये उनकी खासियत थी उनकी। इवन जब उन्होंने हासिल जब मैंने देखी थी तो मुझे लगा था कि ये इलाहाबाद से ही होंगे, क्योंकि इलाहाबाद की स्टोरी थी, इलाहाबाद से ही होंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये रायपुर से हैं, तो मैंने कहा रायपुर से और इतना अच्छा एक्सेंट इलाहाबाद का। फिर पान सिंह तोमर में उन्होंने बुंदेली बोली है। मतलब ये एक्टर का काम है कि एक्सेंट और जहाँ का कैरेक्टर कर रहा है वो करना, बट वो इतना अ, क्या बोलते हैं उसको, परफेक्शन जो बोलते हैं, इतना परफेक्शन के साथ करते थे वो, काबिले तारीफ था। बिल्कुल सर। आपका सर आपका आप सपना क्या है? आपने आपका जो सपना है कि एक्टिंग की दुनिया में ही होगा, वो तो सब जानते हैं। तो अब आप क्या करना चाहते हैं आप? मैं एक्टिंग की दुनिया में एक मतलब कुछ ऐसी फ़िल्में करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे काम करना चाहता हूँ कि जिसको लोग याद रखें, कि जो अरे लीड रोल यार से। वो फ़िल्म थी या वो उसने वो जो कैरेक्टर किया था ना उसने, वो याद किया जाना चाहिए। मतलब हम इरफ़ान साहब को क्यों याद करते हैं? बहुत सारे एक्टर आए थे, बहुत सारे एक्टर चले गए। इरफ़ान खान साहब के जैसा शायद ही मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर हैं बट उनकी एक अलग पहचान थी। जैसे हम उनको याद करते हैं वैसे ही याद किया जाए। मुझे मेरे अभिनय की वज़ह से या किसी फ़िल्म में मेरे द्वारा किए गए किसी किरदार की वज़ह से मुझे याद किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है और ये संभव होगा जल्द से जल्द। हम भी आपके लिए शुभकामना करते हैं। और सर एक एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हम आपने थैंक आपको हमने पहले ही बता दिया, ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम दर्शकों को कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे जी। कि अगर कोई व्यक्ति जिसको एक्टिंग दुनिया में नाम करना है, कुछ काम करना है, एक्टिंग करना है, उसका सपना एक्टिंग है, तो आप सजेस्ट करिए कि कैसे उसको क्या करना होगा, कैसे उसको शुरुआत करनी होगी। बेसिकली जैसे अब जी अभी तो क्या हो गया कि पहले बड़े-बड़े शहरों में ही थिएटर हुआ करता था। छोटे मतलब अभी नहीं पहले भी, बट जो इंस्टीट्यूट है, जैसे अगर इंस्टीट्यूट बोलें तो एनएसडी है, नेशनल फॉर ड्रामा है, या एफटीआई है, एसआरएफटीआई है, जो भी इंस्टीट्यूट है। अब तो हर जगह पे बहुत सारी जगह पे इंस्टीट्यूट खुल गए। तो मुझे लगता है कि थिएटर का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थिएटर करके थोड़ा-सा जितना भी हो सके कि हाँ, बेसिक चीज़ उनको पता चलना चाहिए कि एक्टिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सेट पे आएँ और उनको बोले कि ये कैरेक्टर करना है और उनको समझ में नहीं आया कि अरे यार क्या, और वहाँ पे 150 लोगों के बीच में वो नर्वस हो जाएँ।
सो एक जो बेसिक बेस तैयार करना होता है वो अगर तैयार हो जाता है तो आप फिर यहाँ पे आके फिर आप अपनी मेहनत कीजिए और सब्र रखिए कि आपको काम मिलेगा। अमरीश पुरी साहब की बायोग्राफी पढ़ी थी मैंने, उसमें एक बहुत कमाल की लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं तो समय और किस्मत भी आपको धोखा नहीं देंगे। तो बस जब आप यहाँ पे आए तो आपको ये ना लगे कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आपको करना कुछ और था, आपको बिल्कुल एक्टर बनना था, आपको लगा कि अरे यार शक्ल तो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको अगर बिल्कुल करना है, इस यहाँ पे जितने भी एक्टर आते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं या जो भी है, अलग अलग अपनी अपनी परिस्थिति होती है। सिंपल सी लाइन है कि किसी ने आपको बोला नहीं था कि आप यहाँ पे आओ और एक्टिंग करो, एप्लीकेशन नहीं भेजा गया था, अपनी मर्जी से आए थे आप, आपको पसंद है तब आए थे। तो यहाँ जो चल रहा है, जैसे मेहनत करनी होती है, मेहनत लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, 14 साल बाद मिला उनको काम, जयदीप पहलावत हैं, अब जाके मिला, राजकुमार राव हैं, मनोज वाजपेयी हैं, इरफान साहब थे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। सो आप मेहनत कीजिए और यहाँ पे बस लगे रहिए और सफलता मिलेगी। सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है कि आपने कोई मतलब एक्टिंग की कोई कोर्स किया है कि कुछ? मैंने दिल्ली में थिएटर किया, मतलब फ्रीलांस थिएटर किया दिल्ली में, कुछ प्राइवेट ग्रुप्स हैं। राजू सिंह वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड एक्टर, कीप इट अप। थैंक यू राजू। राजू मेरा बचपन का दोस्त है, हमारे साथ पढ़ता था, अच्छा। चार्टर्ड अच्छा, बहुत बहुत अकाउंटेंट। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है तो राजू सिंह जी। जो जो सपना, जो आपका सपना था, वो ये उसको आपके आपकी तरफ से ये सपना आपके पूरा किया है इन्होंने। आपका बचपन का सपना सीए बनना था ना? मेरे सॉरी तो, राजू, तो सॉरी राजू सॉरी, से। मैं गलत बोल रहा हूँ, राजू नहीं, सॉरी, मेरा एक दोस्त है विवेक, वो बन गया है। मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया। अच्छा। ये लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं, फर्स्ट क्लास से हम लोग साथ में पढ़े हैं। हाँ अच्छा। सॉरी, आपने सवाल पूछा कि मैंने थिएटर, जो दिल्ली में एनएसडी कुछ पास आउट्स हैं, पुराने टीचर हैं, उनका अपना प्राइवेट ग्रुप चलता है। तो उनके साथ, चूंकि मैं वहाँ पे 12th करके आया था और ग्रेजुएशन, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है एनएसडी की, वो ग्रेजुएशन है। तो मैंने प्राइवेट ग्रुप जो उनके थे बाहर, उनके साथ मैंने थिएटर किया, अलग अलग ग्रुप के साथ। और मैंने बहुत सारे जो थिएटर के एनएसडी पास आउट्स हैं उनके साथ थिएटर किया और फिर उनके साथ प्ले करके मैं आ गया। सो बेसिक तैयारी मेरी वहीं पे हुई थी। आपका बचपन, जैसे आपने बताया दोस्त, बचपन के जो दोस्त हैं जो आपके सीए बन गए, तो आप सबका सीए बनने का सपना था क्या बचपन में? नहीं नहीं, बहुत सारे मतलब लोग ये अलग अलग फील्ड में है, कोई टीचर है, कोई रेलवे में जॉब है। मेरे क्लास में आई थिंक 2 या 3 लोग थे जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ था। हमारे जो, मतलब जो क्लोज फ्रेंड्स थे उसमें एक विवेक है जो सीए तो बन चुका है। एक्चुअली हम जो जिस कॉलेज से थे हम लोग, उस कॉलेज में, उस कॉलेज का नाम जो है वो अकाउंट्स की वजह से, और बीकॉम जो बोलते हैं, बिहार में आई थिंक सेकंड नंबर पे कॉलेज माना जाता है कि बीकॉम से सबसे ज्यादा फर्स्ट डिवीजन या ज्यादा जो पास होते हैं वहीं से होते हैं। तो वो था सीए का, ऐसा कुछ नहीं था कि सीए सबको किसी को डॉक्टर ही बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को वकील बनना था, अलग अलग। चलिए सर, हम और हिंदी साहित्य मंच, आप सब, अब हम अपने पूरे हिंदी साहित्य मंच ग्रुप की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप बहुत लंबी ऊंचाइयों तक, आप थैंक यू। बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हैं। बहुत में आप ऐसा नाम कर दें ताकि आपको जिंदगी भर लोग याद रखें आपके अभिनय से। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को कम यही, मैं तो हिंदी साहित्य के, मतलब मैंने इसे सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कि सजा के रखा सर हुआ है। हाँ, एक चीज, तो मेरा हिंदी एक चीज साहित्य और को सर, लेकर के एक चीज और है। एक एक चीज और सर, आपकी आपके मैंने आपके काफी सारे वीडियो देखे हैं फेसबुक में। काफी कविताएं आप पढ़ते रहते हैं, तो मुझे बहुत ये अच्छे से पता है कि आपको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो आपकी कोई फेवरेट, कोई पोयम, कोई हाँ, कविता जो आपको बहुत पसंद हो, वो सुनना चाहेंगे? मेरी एक मेरी एक फेवरेट पोयम है। एक कवि हुआ करते थे, रमाशंकर विद्रोही। सो उनकी एक कविता है, औरतें, जो मेरी बहुत ही पसंदीदा है। तो वही मैं बस सुनाना चाहूंगा। जी ये बिल्कुल सर, कविता है स्वागत है। कि
कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद जी कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जल कर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मंसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिक्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर वाह। फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूद कर और चिता में जल कर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलम बंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ जो अपने 7 बित्ते की देह को एक बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समोए रही और कभी बाहर झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली तो कहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है माँ मेदिनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वो महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वो भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती है, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती है, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वो मर जाती हैं। इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी रही हो, मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता ये है कि भविष्य में वो आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और ये मैं नहीं होने दूंगा। वाह सर, सभी जानते हैं विद्रोही साहब की कि जो भी कविताएं होती हैं, जो भी आर्टिकल होते हैं, वो हमारे समाज को एक आईना दिखाने के लिए होते जी हैं। और कुछ ना कुछ मोटिवेशनल उसमें कुछ ना कुछ छपा रहता है। बिल्कुल बहुत कुछ सीखने मिलता है उनकी कविताओं से। आपने भी बहुत कुछ सिखा दिया है। आपसे मिलने, आपसे आमने सामने बात कर, आपका फिर से मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल के हमें दिया सर। और आप ऊंचाइयों में बढ़ते बहुत बहुत रहें, आगे ये सब धन्यवाद। प्राप्त करते रहें। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुझे भी अच्छा लगा। और ठीक है सर। थैंक यू सो मच। मतलब मैं इंग्लिश में बोला नहीं चाहूंगा, हिंदी साहित्य मंच का प्लेटफॉर्म है। जी बहुत बिल्कुल बहुत सर। धन्यवाद कि इस मंच बिल्कुल को सर। बनाने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।